सिर्फ डस्टी रोड के बेटे से लेकर अमेरिकन नाइटमेयर का ये जो कोडी रोड्स का सफर रहा है ये बहुत ही इनक्रेडिबल रहा है, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है और डेफिनेटली बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहा है। और इस पूरी जर्नी को WWE ने एक डॉक्यूमेंट्री में प्रेजेंट किया है जिसको WWE ने अपने पीकॉक प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया है। ऑब्वियसली आप में से काफी लोगों ने नहीं देखी होगी, बट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या WWE ने उस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया है, बताया है। पूरी जो कोडी रोड्स की जर्नी है फ्रॉम बीइंग डस्टी रोड्स सन टू द मेन इवेंट अमेरिकन नाइटमेयर। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब देखो WWE ने 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री अपलोड करी है, तो 2 घंटे की वीडियो तो मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ, वर्ड टू वर्ड तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट ऑब्वियसली जो मेन चीजें थी, जो हाईलाइट थी और पूरी डॉक्यूमेंट्री में क्या था वो सब आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो लंबी ये होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो WWE की इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर कुछ फॉर्मर सुपरस्टार्स, कुछ करंट सुपरस्टार्स, कुछ WWE के जो बैक स्टेज वाले बंदे हैं, डस्टी रोड्स, खुद कोडी रोड्स, ये सारी अपनी स्टोरियां बताते हैं। डस्टी रोड्स की सिस्टर, डस्टी रोड्स के फादर, उनकी मदर, ये सारी जो कहानियां हैं ये बताते हैं पास्ट की, कि तब ऐसा होता, तब वैसा हुआ था। तो इस तरीके से ये जो है वो WWE इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को प्रेजेंट करने वाली है। तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आगे वीडियो में है क्या। ये कहानी बहुत ही सिंपल सी है। ये कहानी है एक बेटे की जो कि अपने महान बाप की तरह बनना चाहता था, यानी कि अपने बाप को वो हीरो समझता था। डस्टी रोड्स कोडी रोड्स के लिए सब कुछ थे, वो उनके फेवरेट पर्सन थे और उनका शुरू से यही था कि उनको अपने फादर की तरह बनना है, अपनी एक अलग पहचान भी बनानी है एट द सेम टाइम, बट अपने फादर के फुटस्टेप्स पे उनको जाना है और उनके फादर को उनको प्राउड करना है और फादर की तरह उनको बनना है। और उनके फादर उनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन या सबसे बड़े हीरो या उनके फेवरेट पर्सन थे। जून 30, 1985 जॉर्जिया USA, ये वो जगह जहाँ पर कोडी रोड्स का जन्म हुआ था। एंड उनकी मदर बताती है कि जब इनका जन्म हुआ था तो हमारे माइंड में यही चीज आई थी कि इनका नाम क्या रखेंगे। एंड देन फिर उन्होंने अपने हस्बैंड डस्टी रोड्स से पूछा, तो डस्टी रोड्स के माइंड में आया कि व्हाट अबाउट कोडी, और वहां से कोडी रोड्स का नाम कोडी पड़ गया था। उसके बाद उनकी मदर बताती है कि कोडी रोड्स बहुत ही इजी टाइप के बच्चे थे और बहुत ही शर्मीले टाइप के थे, अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, जिसने अपनी जिंदगी में कभी शर्मा के नहीं देखा होगा, मतलब कभी भी वो शर्माती नहीं थी। तो बिल्कुल ही अपोजिट थे अपनी बहन से इस मामले में कोडी रोड्स। उसके बाद उनकी सिस्टर बताती है कि कोडी हमेशा से अपने डैड की तरह बनना चाहता था। उसके बाद WWE को डस्टी रोड्स का एक फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ पर डस्टी रोड्स के WWE के अंदर उन्होंने जो जो चीजें करी है या लाइफ के अंदर जो जो चीजें करी है, एक फ्लैशबैक में दिखाती है। उसके बाद कोडी रोड्स बताते हैं कि जो उनकी पहली मेमोरी थी उनके फादर की, वो एक्चुअली में उनकी पहली मेमोरी है जो उनको याद है। और उन्होंने बताया कि जब रेसलमेनिया 6 के अराउंड उनके फादर उनको ले गए थे रेसलमेनिया के लिए और उनको उन्होंने बैठा दिया था मैट पर, और वो वहां से बैठकर पूरा रिंग वगैरह देख रहे थे कि रिंग का कलर क्या है, ये सारी चीजें वो देख रहे होते हैं। और उनके फादर को परफॉर्म ऑब्वियसली वहां पर करना होता है, और वो फादर को अपने पहले ये सोचते थे कि उनके फादर कोई मूवी हीरो है, कोई मूवी स्टार है। और काफी छोटी उम्र में ही कोडी रोड्स अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्राउड थे। लगभग 2 डेकेड्स तक डस्टी रोड्स ने लगभग WWE के सारे टाइटल्स को जीत लिया था एक्सेप्ट 1 टाइटल, और वो था WWE चैंपियनशिप। कोडी रोड्स के पैदा होने के लगभग 10 साल पहले यानी कि 1977 में डस्टी रोड्स एक मैच रेसल कर रहे होते हैं जहां पर वो WWE चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल कर रहे होते हैं। और एक ऐसा मौका आता है जब उनका जो ओपोनेंट है वो बाहर रिंग के बाहर काउंट आउट हो जाता है और बेल बजती है, और डस्टी रोड जो चैंपियनशिप है उसके साथ सेलिब्रेशन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। और इस चैंपियनशिप को लेकर वो कभी रस्सियों के टॉप रोप पे चढ़ रहे हैं, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो काफी सेलिब्रेशन उनकी चलती है। और उसके बाद अनाउंसर बताते हैं कि जो डस्टी रोड्स है वो बेल्ट नहीं जीते हैं, वो मैच तो जीते हैं बट वो बेल्ट नहीं जीते हैं, क्योंकि कोई भी चैंपियन अगर रिंग के बाहर काउंट आउट हो जाता है तो वो मैच तो हार सकता है, पर इस केस में वो चैंपियनशिप नहीं हारेगा। तो टाइटल जो है वो हैंड चेंज नहीं करेगी, और इसकी वजह से डस्टी रोड्स से जो टाइटल है उनके हाथ से ले लिया जाता है। और उसके बाद इस मौके के बाद डस्टी रोड्स कभी भी उस टाइटल को जीतने के इतने करीब कभी नहीं आ पाए। एंड कोडी रोड्स बताते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट के बारे में उनको पता चलता है जब वो 8 साल के होते हैं, और उन्होंने अपने फादर से पूछा था कि क्या आप कभी WWE चैंपियन नहीं थे जैसे कि हुल्क हॉगन थे। और उन्होंने बताया कि उनके फादर को शायद बुरा तो लगा होगा, बट उन्होंने वैसा दिखाया नहीं, और इनफैक्ट उन्होंने मुझको समझाया कि टाइटल कभी भी हैंड चेंज नहीं करता अगर चैंपियन रिंग के बाहर काउंट आउट हो जाता है। तो उन्होंने उस चीज को उनको एक्सप्लेन किया। और उसके बाद से कोडी रोड्स के माइंड में ये चीज थी कि उनका जो सपना है वो यही है कि उनको वो चैंपियनशिप जीतनी है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने फादर के लिए, और उस चैंपियनशिप को वो जीतकर अपने फादर को देंगे और वो ये बोलेंगे कि अब आपसे ये चैंपियनशिप कोई वापस नहीं लेगा। तो ये एक सपना बन गया था कोडी रोड्स का कि उनको ये सपना है जो उनको पूरा करना है।
बचपन में कोडी रोड्स फुटबॉल खेलते थे, जहाँ पर उनके एक कोच थे जो कि एमेच्योर रेसलिंग के भी कोच थे। तो वो कोडी रोड्स के पेरेंट्स को बताते हैं कि आप इनको एमेच्योर रेसलिंग करवाओ, और फिर कोडी रोड्स 9 साल की उम्र में एमेच्योर रेसलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स बताते हैं कि जब वो रेसलिंग किया करते थे तो सब जो पेरेंट्स वगैरह होते थे मैच को देखने के लिए आते थे, जो उनके रेसलिंग वाले, वो सब उनको हाईलाइट करते थे उनके फादर की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता था कि ये डस्टी रोड्स के बेटे हैं। एंड इस चीज से काफी अनकंफर्टेबल हो जाते थे डस्टी रोड्स। इनफैक्ट एक बार ऐसा इंसिडेंट होता है जब कोडी रोड्स फाइट कर रहे होते हैं तो एक बच्चे के फादर चिल्लाते हुए बोलते हैं बीट डस्टी। हालांकि कोडी रोड्स उस मैच को जीत जाते हैं, और मैच जीतने के बाद वो उस बच्चे के फादर के पास जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि मैं डस्टी नहीं हूँ, मैं कोडी हूँ, वो है डस्टी। यानी कि अपनी फादर की तरफ वो फिंगर पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि वो डस्टी है, मैं कोडी हूँ, एंड आई एम अ चाइल्ड सर। और उसके बाद कोडी रोड्स के जो फादर है वो उनको जिम वगैरह ओपन करके देते हैं उनके गैराज में, और वहां पर जो कोडी रोड्स है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग करते थे, जैसे कि उनका कोई प्रोफेशन हो। उसके बाद कोडी रोड्स के जो रेसलिंग के कोच भी थे वो भी यहाँ पर बताते हैं कि कोडी रोड्स बहुत ही अच्छा था रेसलिंग में। इनफैक्ट उनके 4 सालों में सिर्फ एक ही मूव था जो कि था डबल लेग टेक डाउन, बट उसी एक मूव से वो सारे मैचेस लगभग जीत जाते थे। इनफैक्ट उनका एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड था, 101 जीत और 2 हार, यानी कि सिर्फ 2 ही बार वो हारे थे वहां पर। उसके बाद एक्जेवियर वुड आते हैं और वो बताते हैं कि वो और कोडी हाई स्कूल में राइवल्स थे, और उनका बचपन में एक गोल था कि वो कोडी रोड्स के साथ फाइट करे और कोडी रोड्स को वो हराए उनके डैड के सामने, और उनके जो डैड हैं डस्टी रोड्स वो बोले कि ओ माय गॉड, मैं इस बंदे को ट्रेन करूंगा, ये बेस्ट रेसलर बनेगा। तो ऐसा एक्जेवियर वुड का सपना या गोल था उस पॉइंट पे। उसके बाद कोडी रोड्स जब 101 मैच जीत जाते हैं, 2 उनकी हारे होती हैं, ये उनका रिकॉर्ड होता है वहां पर। तो कोडी रोड्स अपना लास्ट मैच रेसल कर रहे होते हैं और एक पेपर पे वो अपने लास्ट मैच में कुछ लिख के लेकर आते हैं, जो कि वो अनाउंसर को पकड़ा देते हैं, और वो मैच वो जब जीतते हैं तो अनाउंसर उस पेपर में से पढ़ के बोलता है कि हियर इज द विनर कोडी रोड्स। तो वो पहली बार था जब कोडी रोड्स को एक्चुअली में कोडी रोड्स करके बुलाया गया था। और मैच जीतने के बाद या मैच खत्म होने के बाद कोडी रोड्स बाउ डाउन वगैरह भी करते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम था उनका एज एमेच्योर रेसलर, क्योंकि अब उनके नेक्स्ट चैप्टर जाने वाला था, उनका हाई स्कूल खत्म हो गया था तो उनको कॉलेजेस वगैरह जाना था। तो अब उनकी मदर जो है वो उनको चाहती थी कि कोडी रोड्स जो है वो कॉलेज वगैरह में जाए, बट कोडी रोड्स का ये मन नहीं था, बिकॉज कोडी रोड्स चाहते थे कि वो एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर बने, एक प्रोफेशनल रेसलिंग में जाए। तो इस तरीके का सपना था कोडी रोड्स का, और वो चाहते थे कि वो एक्टिंग वगैरह सीखे और उसके बाद वो प्रोफेशनल रेसलिंग में जाए। और सिमिलर उनकी सिस्टर का भी सपना था, वो भी एक्टर बनना चाहती थी। तो दोनों जो है वो एक्टिंग करना चाहते थे, बट एक ऐसी सिचुएशन आती है घर की जब उनके घर में पैसों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो उनके फादर जो है वो बिल्स वगैरह पे करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें उनको आ रही होती है। लग्जरी लाइफ तो दूर, एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब उनको ये भी नहीं पता था कि क्या उनके टेबल पर खाना भी होगा या नहीं अवेलेबल। और एक दिन ऐसे ही कोडी रोड्स और उसकी सिस्टर बैठी होती है और अचानक से लाइट चली जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बाहर देखते हैं, फिर उसके बाद दोनों रियलाइज करते हैं कि तूफान वगैरह तो नहीं आया है बट लाइट चली गई है। तो दोनों खुद ही समझ जाते हैं कि इस बार उनके फादर ने, डस्टी रोड्स ने बिल पे नहीं करे हैं, इस वजह से जो बिजली वगैरह है वो कट हो गई है। बट वो कहते नहीं अपने फादर को, उनको दोनों को पता चल जाता है बट वो अपने फादर को इस चीज के बारे में नहीं बोलते हैं। और उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो LA जाएंगे एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए, और उनके फादर जो है वो उनको 10-10 हजार डॉलर्स ईच देते हैं। और कोडी रोड्स बताते हैं कि मुझे बहुत बाद में पता चला था कि एक्चुअली में उनके फादर ने अपनी घड़ी को बेच दिया था, जिसके बाद उनके पास ये पैसे आए थे, क्योंकि डस्टी रोड्स अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं दोनों वो अपना सपना जी सके। उसके बाद कोडी रोड्स चले जाते हैं LA, वहां पर वो एक्टिंग स्टूडियो वगैरह में जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा उनको लगता है शुरू में, बट देन ये रियलाइज की एक टाइम पर उनको वहां पर अच्छा नहीं लग रहा होता है। पैसे वगैरह उनके पास होते नहीं है तो वो बाहर एंजॉय वगैरह भी कर नहीं सकते थे। उसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि वो इस चीज के लिए नहीं बने, उनको तो प्रोफेशनल रेसलिंग करनी है, और वो वहां से सीधा उठकर आ जाते हैं अपने घर वापस। 48 आवर्स का लगातार ट्रैवल करते हैं बिना कहीं रुके, और सीधा अपने घर आ जाते हैं। अपने फादर को वो बताते हैं कि उनको करनी है प्रोफेशनल रेसलिंग, और ये चीज वो अपने फादर को फोन पर नहीं बता सकते थे, तो इसलिए वो घर आए। घर आकर उन्होंने अपने फादर को बताया कि वो सीरियस हैं और उनको प्रोफेशनल रेसलिंग अब करनी है। और ये समय था अराउंड 2006 का, जब उनके फादर, ऑब्वियसली उनके कॉन्टेक्ट वगैरह होते हैं WWE के अंदर, तो वो बात वगैरह करते हैं, और अपने फादर की हेल्प की वजह से कोडी रोड्स को WWE अपने डेवलपमेंट सेंटर, जो कि उस वक्त ओहायो वैली रेसलिंग LLC नाम से था, यहाँ पर रख लेती है। और कोडी रोड्स यहाँ पर भाई बिना कोई रेसलिंग एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर ऐसे बंदों को हायर किया जाता है जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, बट कोडी रोड्स बिना एक्सपीरियंस के जाते हैं। इनफैक्ट उनको 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो एमेच्योर रेसलिंग किया करते थे, तो वही सारे मूव्स जो उन्होंने एमेच्योर रेसलिंग में करे थे वो सारे वहाँ पर उन्होंने करे, और वहाँ पर जो रेसलर्स थे बाकी वो भी देखकर बोलते हैं कि भाई ये क्या ही कर रहा है। उसके बाद समय आता है गाइस 2007 का, जब कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स को WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर रही होती है, और यहाँ पर कोडी रोड्स को अपने फादर डस्टी रोड्स को इंट्रोड्यूस करना था। आपको पता होगा जब भी किसी को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाता है तो उससे पहले एक बंदा आता है, वो उसको इंट्रोड्यूस करता है। तो कोडी रोड्स वो बंदे थे जिनको अपने फादर को इंट्रोड्यूस करना था। अब कोडी
कोडी रोड्स को जब इस चीज का पता चला तो ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी पब्लिक में बोला नहीं था। ये पहला मौका था जब कोडी रोड्स पब्लिक में बोलने वाले थे कुछ। और क्योंकि डस्टी रोड्स माइक में बहुत ही अच्छे थे तो कोडी रोड्स को ये था कि यार इतनी बड़ी स्टेज पर जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इंट्रोड्यूस भी उनको अच्छे तरीके से करना होगा। अब वो दिन आ जाता है जब कोडी रोड्स अपने फादर को इंट्रोड्यूस करते हैं हॉल ऑफ फेम में, और यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा करते हैं, सब उनसे इंप्रेस हो जाते हैं। इनफैक्ट WWE के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो विंस मैकमैन के पीछे बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि यार सब कुछ वहाँ इतना रियल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कहीं से भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल ही रियल है। और उनके मुंह से वाव निकला था जब उन्होंने कोडी रोड्स को वहाँ पर बोलते हुए देखा था। और उसके बाद जब डस्टी रोड्स का पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह खत्म हो जाता है, डस्टी रोड्स अपनी स्पीच वगैरह दे देते हैं, तो बाद में बैक स्टेज में ब्रूस पिचर्ड्स कोडी रोड्स के पास जाते हैं और उनको पकड़ के वो बोलते हैं कि आपसे चेयरमैन मिलना चाहते हैं। चेयरमैन मिलना चाहते हैं मतलब ऑफ कोर्स विंस मैकमैन उनसे मिलना चाहते हैं। अब कोडी रोड्स को ये चीज बता दी गई थी कि भाई जो विंस मैकमैन है वो उनसे इंप्रेस हो गए हैं। इनफैक्ट विंस मैकमैन ने ब्रूस पिचर्ड को भी कुछ बातें बोली, जो ब्रूस पिचर्ड ने कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स को जाकर बताया कि भाई विंस आपके बेटे से बहुत ही इंप्रेस हो गए हैं, और विंस का ये कहना है कि भाई ये बहुत ही आगे जाएगा। तो कोडी रोड्स को ये चीज पता चल गई थी कि भाई विंस अब उनको बुलाएंगे और वो उनको ऑब्वियसली मेन रोस्टर के अंदर बुलाएंगे, जिसके लिए वो रेडी नहीं है, तो उनको रेडी होना पड़ेगा। और यही चीज होती है, कोडी रोड्स को मेन रोस्टर के लिए विंस मैकमैन बुलाते हैं और कोडी रोड्स रेडी वगैरह होते हैं, जो कि वो रेडी नहीं थे तब तक। और सिर्फ 3 ही महीने के बाद कोडी रोड्स को WWE रॉ में डेब्यू करवा देती है। मतलब कोडी रोड्स ने अभी ट्रेनिंग सेंटर में 50 मैचेस भी रेसल नहीं करे थे और उनको WWE सीधा डेब्यू करा देती है रॉ के अंदर। इतने ज्यादा विंस मैकमैन उनसे इंप्रेस हो गए थे। और उनका पहला ही मैच होता है रैंडी ऑर्टन के साथ, बट एज अ रूकी जाते हैं कोडी रोड्स, जिस मैच को ऑब्वियसली वो रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट हार तो जाते हैं, बट कोडी ने कहा कि मैं क्योंकि एज अ रूकी गया था तो इसलिए उस हार से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा डेब्यू था, क्योंकि एज अ रूकी आप हार भी सकते हो और अब आपको ग्रो होना है उन ऑडियंस के सामने। जिस ऑडियंस ने आपको हारते हुए वहां पर देखा एज अ रूकी, तो आपको वो ग्रो होते हुए भी देखेगी साथ में। और ऐसा मैंने किया, मैंने अपने ऑडियंस के सामने ही ग्रो किया है। उसके बाद माइकल कोल वगैरह या बाकी रेसलर्स वगैरह बताते हैं कि किस तरीके से डिफिकल्ट होता है जब आप किसी बड़े रेसलर के बेटे या बेटी हो, तो आपके ऊपर बहुत ही प्रेशर वगैरह होता है। हर कोई आपको उस नजर से देखता है, हर कोई ये देखता है कि भाई ये डस्टी रोड्स का बेटा है, तो डस्टी रोड्स को वो उसके अंदर देखने लगते थे। अब शुरुआती टाइम में कोडी रोड्स को बहुत ही डिफिकल्टीज आती थी, बिकॉज हर कोई इनको एज ए डस्टी रोड्स ही देखता था। तो कोडी रोड्स नहीं चाहते थे कि उनको लोग इस नजर से देखे कि ये तो डस्टी रोड्स का बेटा है। और कोडी रोड्स जानते थे कि जब वो रेसलिंग करते थे बचपन में, तब भी उनके जब पेरेंट्स आते थे उनके ओपोनेंट्स के, तो वो उनके अंदर डस्टी रोड्स देखते थे, तो अब भी बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। बट कोडी रोड्स ने बोला कि मुझे वहां से मेहनत करनी थी, बिकॉज मेहनत इतनी करनी थी कि लोग ये भूल जाएं कि ये डस्टी रोड्स का बेटा है, बल्कि इस तरीके से आपको देखे कि आप हो कौन। उसके बाद एक समय आता है जब कोडी रोड्स को WWE लेगेसी वाले स्टेबल के अंदर डाल देती है, जहां पर ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन उनके साथ में होते हैं। और ये कोडी रोड्स के लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो फैक्शन हील का फैक्शन था, तो कोडी रोड्स एज अ हील प्ले करते हैं और रैंडी ऑर्टन उनकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं उस दौरान, ऐसा कोडी रोड्स ने बताया। और उसके बाद WWE डिसाइड करती है कि कोडी रोड्स को एक अलग गिमिक देनी चाहिए, और WWE तब उनको देती है डैशिंग कोडी रोड्स वाला गिमिक। यहाँ पर कोडी रोड्स ऑडियंस को टिप्स वगैरह देते थे कि किस तरीके से आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, हैंडसम दिख सकते हो, डैशिंग दिख सकते हो। और उसके बाद एक ऐसा मौका आता है जब उनको 619 पड़ती है रे मिस्टीरियो से और उनकी नाक टूट जाती है, और वहां पर उनको फिर मास्क वगैरह पहनकर आना पड़ता था। ये वाला गिमिक भी आपने डेफिनेटली देखा होगा कोडी रोड्स का। और 2011 में जब कोडी रोड्स को ये वाला गिमिक WWE ने दिया था, तो वो पेपर बैग भी अपने साथ में लेकर आने लग गए थे, और उनको वो मौका था कि जो भी आपको क्राउड में बदसूरत दिखे, अगली दिखे, उसको आप ये पेपर बैग दे सकते हो ताकि वो उस पेपर बैग को पहन ले। और ऑडियंस को इतना मजा आने लग गया था थोड़े टाइम के बाद कि ऑडियंस खुद से अपने आप के पेपर बैग लाने स्टार्ट कर दिए थे। अब उसके 3 महीने के बाद कोडी रोड्स की जो मेहनत है वो फाइनली रंग लाती है और WWE कोडी रोड्स को रेसलमेनिया के कार्ड में डाल देती है। और ये पहला पेपर व्यू था कोडी रोड्स का जहां पर उनको कोई मैच मिल रहा है, इनफैक्ट वो भी सीधा रेसलमेनिया में। और ये रेसलमेनिया इस साल उन्हीं की होम स्टेट जॉर्जिया में हो रही होती है, और उनके ओपोनेंट होते हैं नन अदर देन रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो को इनफैक्ट वो हरा भी देते हैं। और एक मोमेंट आता है जब कोडी रोड्स बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं ये स्टोरी बताते हुए, और वो बताते हैं कि उस नाइट की जो हाईलाइट थी वो थी जब उनके फादर कहीं साइड में खड़े हुए उनकी फोटोज ले रहे होते हैं और कोडी रोड्स उनको देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोडी रोड्स अपने फादर को अपना हीरो मानते थे, वो उनके फेवरेट पर्सन थे। तो ऑब्वियसली कोडी रोड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है जब वो उस चीज को याद करते हैं। अब 2011 का समय आ जाता है जब कोडी रोड्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं और काफी अच्छा वो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक चीज मिसिंग थी और वो थी उनकी लाइफ पार्टनर। यहाँ पर मिलती है उनको ब्रैंडी रोड्स। ब्रैंडी रोड्स उस वक्त रिंग अनाउंसर थी और इन दोनों
को आपस में फिर ये डेट वगैरह करनी स्टार्ट कर देते हैं। एंड ब्रांडी बताती है कि वो उनके जब घर जाती है तो वहां पर एक फोटो उनको दिखती है जहाँ पर उनके फादर ने WWE चैंपियनशिप पकड़ी हुई है, मानो कि उन्होंने वो चैंपियनशिप जीती हो। बट कोडी रोड्स उनको बताते हैं कि ये चैंपियनशिप उन्होंने जीती तो है पर ये स्टिल उन्होंने जीती नहीं है। और वो बताते हैं फिर उसकी बैक स्टोरी। और 2013 में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। 1 महीने के बाद कोडी रोड्स, उनके फादर और उनके ब्रदर गोल्डस्ट, ये तीनों एक पेपर व्यू में साथ होते हैं जहाँ पर शील्ड के अगेंस्ट इनको मैच रेसल करना था। यानी कि कोडी और गोल्डस्ट को शील्ड के अगेंस्ट मैच रेसल करना था, जिस मैच को वो जीत भी जाता है। काफी अच्छे से वो सेलिब्रेट करते हैं अपने फादर के साथ। तो ये काफी मेमोरेबल सा मोमेंट था और ये लास्ट मौका था जब डस्टी रोड्स को इस तरीके से WWE ने किसी अपने प्रोग्राम में यूज किया था। उसके बाद 2014 में स्टारडस्ट का गिमिक आता है और ये बहुत ही इम्प्रेसिवली कोडी रोड्स कैरेक्टर प्ले करते हैं। मतलब स्टारडस्ट के कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है, बहुत ज्यादा आपको देना होता है और कोडी रोड्स बहुत ही ज्यादा देते हैं इस कैरेक्टर में। बट अब धीरे धीरे ये होने लग गया कि कोडी रोड्स इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा मतलब इस कैरेक्टर में घुस गए थे कि वो एक टाइम पर फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए। और हर कोई बोलता था कि यार कोडी रोड्स एंटरटेनिंग तो बहुत है, फनी तो बहुत है, बट ये चैंपियनशिप वर्दी नहीं है। यानी कि स्टारडस्ट के कैरेक्टर को, स्टारडस्ट की गिमिक को सबको यही बोलता था कि ये चैंपियन वाला गिमिक नहीं है। इनफैक्ट उनके फादर डस्टी रोड्स, उन्होंने उनकी सिस्टर को एक रात कॉल करी और बताया कि ऐसे वो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता। और फिर कोडी रोड्स अपने फादर से उन दिनों डेली बातें वगैरह करते थे इस टॉपिक के बारे में और उनके फादर ने उनको ये चीज बोली थी कि क्यों ना तुम क्विट कर दो। यानी कि वो WWE क्विट करने के लिए उनको बोलते हैं। बट कोडी रोड्स ने बोला कि यार मेरी परवरिश उस तरीके से नहीं हुई थी कि मैं इस तरीके से इजीली क्विट कर दूं, मैं चाह रहा था कि कोई और रास्ता मेरे को मिले। और वो उस पॉइंट पे WWE को नहीं क्विट करते हैं। इधर डस्टी रोड्स परफॉर्मेंस सेंटर में रेस्लर्स को ट्रेन वगैरह कर रहे होते हैं और सडनली एक ऐसा मौका आता है जब डस्टी रोड्स की जो तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। और कोडी रोड्स बताते हैं कि जब वो अपने फादर को वहां पर देखा करते थे बेड पे लेटा हुआ, नर्सेज ने ऑलरेडी उनको बता दिया था कि उनके फादर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो अपने फादर को मरते हुए वहां पर देख रहे थे और वो चीज उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इनफैक्ट कोडी रोड्स ने बताया कि वो अपने कभी दुश्मन को भी ऐसा विश नहीं करेंगी कि उसके साथ भी कभी ऐसा हो। और वो बताते हैं कि मतलब वो बहुत ही बुरी फीलिंग थी क्योंकि ऑब्वियसली उनके वो सबसे बड़े हीरो थे, उनके वो फेवरेट पर्सन थे और अपने फेवरेट पर्सन को ऐसे मरते हुए देखना बहुत ही ज्यादा बुरी चीज थी उनके लिए। जून 11, 2015 ये वो दिन था जब डस्टी रोड्स पासेस अवे एट द एज ऑफ 69। अब यहाँ पर लोगों को लगा कि कोडी रोड्स एज कोडी रोड्स आएंगे क्योंकि यहाँ पर WWE इस गिमिक को अच्छे से खेल सकती है। डस्टी रोड्स की भी डेथ वगैरह हुई है बट WWE उनको एज ए स्टारडस्ट ही लेकर आना चाहती थी और खुद कोडी रोड्स भी एज ए स्टारडस्ट ही आना चाहते थे क्योंकि इस पॉइंट पे वो कोडी रोड्स प्ले नहीं कर सकते थे बिकॉज उनको चाहिए था वो नकाब जिसको वो ओढ़ लें क्योंकि वो अपने इमोशंस वगैरह नहीं दिखा सकते थे। तो कोडी रोड्स को लगा कि स्टारडस्ट अब मैं प्ले कर सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे वो नकाब और उस चीज की जरूरत है क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपने फादर को खोया था। और कुछ महीने बाद समरस्लैम 2015 में टैफिन एमल के साथ एक कोडी रोड्स का एक टैग टीम मैच भी होता है। उस मैच को रेसल करते हैं और मैच को रेसल करने के बाद कोडी रोड्स को लगा कि अब मैं रेडी हूँ कोडी रोड्स प्ले करने के लिए। और वो स्टारडस्ट वाला कैरेक्टर और प्ले करना नहीं चाहते थे। उन्होंने मेल्स वगैरह भी करी WWE के सीनियर अथॉरिटीज को। इनफैक्ट एक ऐसा इंसिडेंट वो बताते हैं जब वो एक राइटर के पास जाते हैं इस बारे में बताने के लिए और राइटर जो है वो उनके सामने हाथ कर देता है और इस तरीके से शो करता है जैसे कि वो लैपटॉप में काम कर रहा है। बट जैसे ही कोडी रोड्स झुककर देखते हैं लैपटॉप की तरफ तो लैपटॉप बंद होता है और उसके बाद कोडी रोड्स सीधा ट्रिपलेट्स के पास भी जाते हैं। वहां बताते हैं कि भाई मैं राइटर को पंच करना चाहता हूँ। एंड ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था कि कोडी रोड्स और स्टारडस्ट वाला कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते थे। उसके बाद फिर कोडी रोड्स ने 8 महीने तक यही कैरेक्टर प्ले किया। इनफैक्ट एक चीज भी उन्होंने शेयर करी कि वो बीच बीच में जब उनका मैच रेसल कर लेते थे वो बाद में जब वो बैक स्टेज में आते थे तो थोड़ा बहुत वो ड्रिंक वगैरह भी कर लेते थे। इसलिए नहीं कि उनको ड्रिंक करना पसंद था बल्कि इसलिए वो चाह रहे थे कि WWE इनको फायर कर दे। तो इतना ज्यादा वो परेशान हो गए थे। और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब कोडी रोड्स बोल देते हैं कि अब वो स्टारडस्ट वाला जो रिंग गियर है या वो जो पूरा नकाब वगैरह वो पेंट वगैरह करके आते थे वो अब वो नहीं कर सकते हैं। और मई 2016 कोडी रोड्स की जो रिक्वेस्ट होती है WWE से उनको रिलीज करने की वो फाइनली WWE ग्रांट करती है और WWE कोडी रोड्स को रिलीज कर देती है। अगस्त 19, 2016 यहाँ से कोडी रोड्स बाकी रेसलिंग प्रमोशंस में जो इंडी प्रमोशंस होते हैं वहां पर जाकर रेसल वगैरह करते थे और लगभग वो हर जगह जाते थे। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब कोडी रोड्स को मिलता है अमेरिकन नाइटमेयर, यानी कि वो गिमिक उनको मिल जाता है कि यस ये उनको प्ले करना है। और अमेरिकन नाइटमेयर जो नाम उनके माइंड में आता है, NJPW उनको जब डेब्यू करा रही होती है तो NJPW बोलती है कि क्यों ना आप अमेरिकन नाइटमेयर की तरह यानी कि एज अमेरिकन नाइटमेयर डेब्यू करो। ऐसा वो करते हैं और 2017 में कोडी रोड्स इंडी प्रमोशन के हॉटेस्ट सुपरस्टार बन जाते हैं। हर प्रमोशन में जहां भी वो जाते थे वो टॉप गाय बनते थे और हर कोई उनके बारे में बात करता था। इनफैक्ट इंडी प्रमोशन में जितना बज़ जितनी हाइप कोडी रोड्स ने क्रिएट करी है उतनी किसी ने नहीं करी। और उस वक्त कोडी रोड्स को रियलाइज होता है कि अब वो उस मुकाम में जा चुके हैं जब वो अपने हेयर को कलर कर सकते हैं अपने फादर की तरह। तो अपने फादर की तरह वो भी अपने हेयर को कलर कर लेते हैं। एंड फिर यंग बग्स एक
एक टैग टीम है जो कि आपको पता ही होगा AEW की। इन दोनों के साथ मिलकर 2018 में वो एक इवेंट प्लान करते हैं और उनको ये लगता है कि मैं इस इवेंट के अंदर बाकी जितने भी इंडी प्रमोशंस के जो रेसलर्स हैं, जो बड़े रेसलर्स हैं, उनको बुलाएंगे एक इवेंट के अंदर, वहां पर रेसल वगैरह करवाएंगे। तो ये एक दिन का इवेंट हम रखेंगे और ये चीज ये तीनों मिलकर प्लान करते हैं और इसको ये एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ मुश्किलें वगैरह डेफिनेटली आती है, बट फाइनली जब वो इसके टिकट्स ऑनलाइन करते हैं तो आधे घंटे के अंदर जो पूरा इवेंट था वो सोल्ड आउट हो जाता है और ये इवेंट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल जाता है। सितंबर 1 2018 को ये इवेंट होता है और लगभग 11,000 लोग आते हैं इस इवेंट को देखने के लिए। और इस सक्सेस के बाद 1 जनवरी 2019 को कोडी रोड्स एक टीम के साथ मिलकर एक नया प्रमोशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है ऑल एलीट रेसलिंग। और उसके बाद लगभग 3 सालों तक कोडी रोड्स AEW में बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। जनवरी 2022 में एक रूमर आता है कि कोडी रोड्स का जो AEW कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। कोडी रोड्स की AEW के साथ कुछ दिक्कतें चल रही होती है और WWE को ये चीज पता चलती है तो WWE कोडी रोड्स को बोलती है कि वो उनको वापस कॉल करे। कोडी रोड्स WWE को वापस कॉल करते हैं और विंस मैकमैन पर्सनली कोडी रोड्स को मिलने के लिए उनके घर जॉर्जिया जाते हैं। मतलब ऐसा कितने लोगों के साथ विंस ने किया होगा। मतलब खुद केविन ओवेंस आके बोलते हैं कि भाई कोडी रोड्स को वापस लाने के लिए विंस मैकमैन कोडी रोड्स के घर तक चला गया। तो ऐसा कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद डील वगैरह होती है दोनों ही पार्टीज के बीच में एंड ऑफ कोर्स कोडी रोड्स को WWE साइन कर लेती है। रेसलमेनिया का समय आता है जब कोडी रोड्स बैक स्टेज में होते हैं अपनी वाइफ के साथ और उस वक्त उनको पता नहीं होता है कि क्राउड उसको किस तरीके का रिएक्शन देगा, क्या उनको बू करेगा, क्योंकि वो दूसरी प्रमोशन के बंदे थे तो सडनली वो WWE के अंदर आ रहे थे तो काफी कंफ्यूजिंग भी वो थे। और उन्होंने बोला अपनी वाइफ को कि अगर मुझे बू वगैरह मिलेगा तो तू गोरिल्ला पोजीशन से चले जाइयो। बट देन फिर जब उनकी एंट्रेंस होती है तो जो उनको रिएक्शन मिलता है वो बहुत ही लाउड होता है और इस रिएक्शन को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। उनकी वाइफ, उनकी मदर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही वार्म वेलकम था उनका। और बैक स्टेज में रेसलमेनिया का जब वो मैच रेसल वगैरह करने के बाद सेथ रॉलिंस के साथ वो बैक स्टेज में जब जाते हैं तो वहां पर उनको बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। मिज उनको मिलते हैं। मिज बोलते हैं कि डस्टी रोड्स ऊपर से देख रहा होगा और वो बहुत ही प्राउड होगा क्योंकि मैं बहुत प्राउड हूँ तुमसे। कोरी ग्रेव्स बोलते हैं कि भाई तू इनडिजायरेबल से इनडिनाएबल बन चुका है। माइकल कोल का ये कहना था कि जब कोडी रोड्स यहाँ से गया था तो उस वक्त वो एक किड था और आज ही इज अ मैन जिसने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट अर्न कर ली है। एंड इसके बाद कोडी रोड्स रॉ में आते हैं। रॉ में वो अपने फादर वाली स्टोरी बताते हैं कि जब वो 8 साल के थे तब उनको पता चला था उनके फादर का वो चैंपियनशिप जीतने वाला स्टोरी की वो जीते थे बट जीते भी नहीं थे और उनका वो सपना है कि उनको वो चीज पूरी करनी है। 2 महीने के बाद सेथ रॉलिंस के साथ हेल इन अ सेल मैच में जब कोडी रोड पार्ट लेने वाले होते हैं तो वहां पर उनको एक बहुत ही तगड़ी इंजरी हो जाती है और ये वो सिचुएशन थी जब कोडी रोड्स को रेसल नहीं करना था बट कोडी रोड्स ने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पर रेसल करना है। उनको मना भी किया जाता है बट वो स्टिल रेसल करते हैं इस मैच के अंदर और इतना पेन, इतनी तगड़ी इंजरी के बाद भी कोडी रोड्स इस मैच को कंप्लीट करते हैं, इस मैच को जीतते हैं और इस मैच के खत्म होने के बाद बहुत ही अप्रिशिएशन उनको मिलती है हर तरफ से। एंड फिर आता है रिकवरी का टाइम जब कोडी रोड्स के माइंड में बहुत सारी चीजें होती है कि क्या वो पहले जैसा रेसल कर पाएंगे, क्या उनकी बॉडी पहले जैसी रहेगी, क्या ऑडियंस उनको पहले जैसा रिस्पॉन्स दे पाएगा। समय आता है रॉयल रंबल का जब कोडी रोड्स रॉयल रंबल में पार्ट लेते हैं। रॉयल रंबल का मैच वो जीतते हैं और स्ट्रेट अवे वो चैलेंज कर देते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस को चैलेंज करता है। रेसलमेनिया का समय आता है। रेसलमेनिया में कोडी रोड्स अनफॉर्चुनेटली अपनी जो स्टोरी है वहां पर फिनिश नहीं कर पाते हैं और वो उस मैच को हार जाता है। बैक स्टेज में जब कोडी रोड्स आते हैं तो ट्रिपल एच उनको बताते हैं कि ही इज सो प्राउड, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो डैड है वो तुमसे बहुत ज्यादा प्राउड होंगे क्योंकि रेसलमेनिया को मेन इवेंट उन्होंने भी नहीं किया था, तुमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। और इसके जवाब में कोडी रोड्स बोलते हैं कि उनको पता है कि लोग उनसे प्राउड होंगे बट ये जो फीलिंग है ये बहुत बुरी है और अभी ये स्टोरी अनफिनिश्ड है। और लास्ट वाला जो सीन होता है वो होता है कि जब कोडी रोड्स जा रहे होते हैं, जाते वक्त उनके कंधे पर एक चैंपियनशिप टंगी होती है और वो लास्ट में बोलते हैं कि आई विल कैरी दिस स्ट्रीम अंटिल इट बिकम्स रियलिटी। और ये बोलकर ये जो डॉक्यूमेंट्री है वहीं पर एंड हो जाती है।